Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover lease deed draft, explanation format and then case law. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. मुझे नहीं लगता लीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लीज़ एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे दो पार्टीज़ जो है दोनों साथ में आती है, रेंट की अपनी इन सब चीज़ों की बात करती है एंड उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं कि क्या क्या कैसे कैसे रेंट आएगा, कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, रिपेयर कौन करवाएगा, किस सिचुएशन में प्रॉपर्टी को रखना है, कब रेन्यू कराना है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी कंडीशंस होती है, ठीक है। सो मैं अब आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुना देती हूँ। अ लीज एग्रीमेंट इज़ लीगली बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच, बिटवीन द लेसर यानी कि जो ऑनर है एंड लेसी यानी कि जो टेनेंट है यानी कि किराएदार। ग्रांटिंग द लेसी द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी, जो ओनर है यानी जो लेसर है वो ग्रांट करता है राइट लेसी को, ताकि वो उसकी जो ओनर की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सके। वो भी जो पर्पस है उन दोनों के बीच डिसाइड हो जाता है, फॉर द रेजिडेंशियल और फॉर द ऑफिस, ठीक है। फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड यानी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और उसके बदले में जो है टेनेंट उसे रेंट पे करता है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसको। अब इसे कब यूज़ करते हैं? सो अब बिज़नेस यानी कि बिज़नेस के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। जो लेसी है उसे यूज़ करता है, उसे अपना जैसे फिजिकल ऑफिस चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, वो उसके लिए उसे यूज़ करता है। जो द प्रॉपर्टी ओनर जो है यानी कि जो लेसर है वॉन्ट्स टू जनरेट रेंटल इनकम, और उसके पास प्रॉपर्टी फ्री होती है यानी कि उसके पास खाली वेकेड प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए वो बिज़नेस यूज़ के लिए दे सकता है, और प्लस उसको रेंटल इनकम भी चाहिए होती है ओनर को उससे, तो तब वो उसको लाइक प्रॉपर्टी को दे देता है। नाउ वाई क्यों दी जाती है? डिफाइंस राइट्स ड्यूटीज़, मतलब कि वाई फॉर नॉट फॉर द प्रॉपर्टी, इट इज़ फॉर द अग्रीमेंट। क्यों होता है अग्रीमेंट? डिफाइन करता है राइट का, ड्यूटी का, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे रेंट बताता है अग्रीमेंट, मेंटेनेंस, टर्मिनेशन, ऑल दीज थिंग्स। और ये अग्रीमेंट जो है डिस्प्यूट भी नहीं होने देता, बिकॉज सारी चीज़ें ऑलरेडी रिटर्न होती है, पहले से तय होती है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइडेड होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया रेंट एस्केलेशन, रिपेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्री डिसाइडेड। तो इससे क्या होता है, अग्रीमेंट ये सारे जो झगड़े होते हैं इनसे बचा लेता है। नाउ की क्लॉज, टर्म्स एंड रिन्यूएबल, ठीक है। क्लॉज 1 की बात करते हैं हम। फिक्स ड्यूरेशन की बात की जाती है इसमें, कि अगर आपको रिन्यू कराना है तो उसका एक फ़िक्स ड्यूरेशन होता है कि लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऐसे टाइम बाद आपको रिन्यू कराना होता है। सो वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। रेंट और डिपॉजिट, जो कि क्लॉज 2 to 3 में बात की गई है, कि स्पेसिफिक रेंट अमाउंट जो होता है वो देना होता है, यानी कि एक तो स्पेसिफिक रेंट अमाउंट होता है, और रेंट कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल है 10% एवरी 3 years, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 and 3। एंड देन टर्मिनेशन की बात की गई है क्लॉज 7 में, जो अलाउ करता है एग्ज़िट, वो भी प्रायर नोटिस के साथ। जैसे कि अगर जो टेनेंट है उसको एग्ज़िट करना है, नहीं नॉट टेनेंट, इफ़ आई टॉक अबाउट द ओनर, तो ओनर को अगर एग्ज़िट करना, लाइक प्रॉपर्टी अपनी चाहिए वापस टेनेंट से, तो वो उसे कम से कम 3 month पहले बता देगा, क्योंकि एकदम से तो वो उसे बोलेगा कि आज ही खाली कर दो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सो उसे 3 months पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, सो दैट उसके पास भी टाइम हो, लेसी के पास, कि वो थोड़ा सा कोई और जगह देख सके। नाउ मेंटेनेंस एंड रिपेयर क्लॉज 10 के अंदर है। लेसर्स ड्यूटीज़ टू मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, लीज लेसी हैंडल्स इंटीरियर अपकीप, यानी कि जो लेसर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो स्ट्रक्चर ध्यान रखे प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को एकदम ठीक कंडीशन में दे, प्रॉपर्टी एकदम ठीक तरीके से चले। अगर प्रॉपर्टी के जो मान लो लाइक जो वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब अगर लेसर के अंडर है, तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखे। और जो प्रॉपर्टी का सारा रिपेयर वगैरह का, जो कि लेसी का, अगर लेसी की गलती है नहीं या लेसी के अंडर में नहीं आ रहा है तो, और लेसी ये ध्यान रखे कि अब उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर ध्यान रखे, उसकी गलती से या उसकी वजह से कोई टूटना फूटना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, यानी उसको पूरा मेंटेन करके रखना। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, नीड्स ऑफिस इन चेन्नई फॉर इट्स न्यू ब्रांड, ठीक है। अब मिस्टर राजेश कुमार जो है वो ओन करते हैं 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस, ठीक है। तो वो अग्री हो जाते हैं उसे लीज़ पे देने के लिए। अब जो नेगोशिएशन की बात होती है कि जो कंपनी है वो रिक्वेस्ट करती है
3 ईयर्स का लीज जिसमें रिन्यूअल ऑप्शन भी हो, रेंट फिक्स हो ₹50 स्क्वायर फीट, यानी कि 60,000 पर मंथ का रेंट जाएगा, जिसमें 10% हाइक होगी एवरी 3 ईयर्स. देन द कंपनी ऑल्सो पेज ₹1.8 lakhs एज रिफंडेबल डिपॉजिट. फिर लेसर अग्री करता है टू प्रोवाइड पार्किंग स्पेस एंड मेंटेन कॉमन एरिया. सो नाउ इसका पोटेंशियल इशू ये है, आफ्टर 2 ईयर्स जो कंपनी है उसको रीलोकेट करना था, उसका बिजनेस एक्सपैंड करना था अपना. सो वो टर्मिनेट कैसे करेगी और क्या मतलब टर्मिनेशन वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें. ठीक है, ये तो इशू था, इसके ऊपर भी हम आएंगे. सबसे पहले हम एक लीज अग्रीमेंट का एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ड्राफ्ट देख लेते हैं. दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्टार्ट. हमें दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है एज़ यूजुअल, जो हम बाकी ड्राफ्ट में भी करते हैं. एंड देन एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. जो प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मेंशन करनी है. देन जो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग वो भी आपको मेंशन करने हैं. आप पॉज करके इसको देख लेना, रीड कर लेना अच्छे से, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट मैं इसको रीड नहीं करना चाहती, अननेसेसरी वीडियो लंबी खींचेगी और इसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं है. द ऑल थिंग्स रेंट को लेकर सब कुछ लिखिए. जैसे मैंने इसे 1 लाइन में करा, आप थोड़ा सा इसको लंबा खींच सकते हैं. अगर आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, थोड़ा लंबा खींच के, थोड़ी 1-2 कंडीशन ज़्यादा ऐड करके, ऐसे थोड़ा सा इसको खींचा के थोड़ा अच्छे खासे अच्छा आंसर बना सकते हैं. ठीक है. देन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, विटनेस के बारे में लिखेंगे. दैट्स इट फॉर दिस ड्राफ्ट. वीडियो ख़त्म नहीं हुई है. ओके. इसके बाद आता है टर्मिनेशन का, कि अगर टर्मिनेट करना था, जैसे उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंपनी को टर्मिनेट करना था, राइट. सो मैंने उसका भी एक सैम्पल डाला है, जस्ट इन केस ऐसा कोई गलती से भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर फॉर योर जर्नल नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट. Okay, so Vidya Drolia, I think yes, Drolia versus Durga Trading Corporation 2021. इसमें इशू क्या था कि क्या लैंडलॉर्ड या टेनेंट साथ में, यानी कि लीज डिस्प्यूट के लिए जो सॉल्व करना है उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. यानी देखो इसका ड्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट लाइक जस्ट इन केस लाइक आई डिस्कस्ड इट, मतलब कि लीज के ऊपर है ये. मैं ये नहीं कहूँगी कुछ ड्राफ्टिंग से ही इस केस का कोई डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है. सो डिस्प्यूट बी सॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन और डू दे ऑलवेज नीड टू गो टू कोर्ट. तो क्या लीज जैसे डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट को हमेशा ही ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा. So Supreme Court say yes, lease disputes can go to arbitration but only if the lease is not covered under a special law. तभी ये आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, अगर मतलब बट ओनली इफ़ द लीज, अगर जो लीज है वो कवर नहीं होती है स्पेशल लॉ में, लाइक रेंट कंट्रोल एक्ट. ठीक है. इफ़ द लीज इज़ जस्ट अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर एक लीज एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर, सो बोथ पार्टीज अग्री टू आर्बिट्रेशन in their agreement, then the matter can be settled outside the court. अगर ये इस एक्ट के अंडर कवर है और ये चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि हाँ भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, तो आउटसाइड द कोर्ट ये मैटर सेटल हो सकता है. बट अगर ये स्पेशल लॉ के अंडर है तो आपको आर्बिट्रेशन की बजाय कोर्ट ही आना पड़ेगा. So why is it important? This case cleared confusion and said not all lease disputes need to go to court. If there is an arbitration clause, अगर एक arbitration clause है लीज के अंदर, तो कोई special tenant protection law apply, इफ़ देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है लीज में एंड नो स्पेशल टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ अप्लाइज, और अगर कोई स्पेशल टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है, सो द डिस्प्यूट कैन बी आर्बिट्रेटेड. जो ये डिस्प्यूट है ये आर्बिट्रेशन में जाके सॉल्व किया जा सकता है. इट कैन बी आर्बिट्रेटेड. सो इस केस लॉ में ये चीज़ है. ठीक है. दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.